everyone. So this is your English mentor Sharvi Mahendras. Welcomes you all in the Mahendras official YouTube channel, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन. यानी कि जो स्पीड टेस्ट आप रेगुलरली दे रहे हो उसका डिस्कशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो किसी भी स्पीड टेस्ट का एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक कि आप एनालिसिस नहीं करोगे तब तक कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कहाँ पे गलती करी है या आपने जो चीज सॉल्व करी है वो सही सॉल्व करी है नहीं करी है, उसका कंसेप्ट क्या होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग. तो चलिए सबसे सटीक और सबसे सही तरीके से हम यहाँ पे आज डिस्कशन करने वाले हैं विद द क्वेश्चन नंबर 26. तो जब क्वेश्चन नंबर 26 से 28 तक के आप क्वेश्चंस देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि क्या आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 26 से 28 तक आपको सॉल्व करना है the synonym of the given word. You have to select the synonym. Synonym मतलब क्या होता है, same meaning. ठीक है, चलो same meaning देखते हैं किसका होगा. amplify. amplify word है, कहते नहीं कि amplifier, एक सॉन्ग सुना होगा. amplify मतलब किसी चीज की स्पीड को इंक्रीज करना या किसी चीज को और ज्यादा इंटेंस करना. so when you make intense something, है ना, किसी चीज को और ज्यादा इंटेंस कर देते हो तो वो होता है amplify. ठीक, अब अगर हम मैग्नीफाई की बात करें, अगर किसी चीज को आप मैग्नीफाई करते हो, है ना, तो मैग्नीफाई का मतलब क्या हो जाएगा. अगर आप मैग्नीफाई कर रहे हो किसी चीज को, इट मींस यू आर मेकिंग समथिंग लुक बिगर, है ना, किसी चीज को दैट लुक्स बिगर, तो उसके लिए यूज करेंगे. तो ये तो इसका सिनोनिम नहीं है. अगर आप किसी चीज को इलेक्ट्रीफाई करते हो, देखो ये राइमिंग वर्ड्स हो गए हैं, एम्पलीफाई, मैग्नीफाई, इलेक्ट्रीफाई, सेटिस्फाई, सप्लाई, है ना. और अगर आप किसी चीज को इलेक्ट्रीफाई कर रहे हो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है ना, तो इलेक्ट्रीफाई का मतलब क्या हो जाएगा, व्हेन यू सप्लाई समथिंग विद इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के साथ आप किसी चीज को सप्लाई समथिंग विद इलेक्ट्रिसिटी, आप किसी चीज को इलेक्ट्रिसिटी के साथ आप सप्लाई करते हो तो वो होता है इलेक्ट्रीफाई. सेटिस्फाई, किसी को आप जब सेटिस्फैक्शन देते हो कि भैया सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं, तो सेटिस्फाई हो जाएगा. और अगर आप किसी चीज को सप्लाई करते हो, है ना, अगर आप सप्लाई कर रहे हो किसी चीज को तो यानी कि यू आर प्रोवाइडिंग इट, है ना. आप किसी चीज को, कोई चीज चाहे वो असिस्टेंस हो, हेल्प हो, कुछ भी हो. डिक्रीज मतलब चीजों को कम करना, डिक्लाइन करना. तो आप अगर देखोगे एम्पलीफाई मतलब मेक मोर इंटेंस, और ज्यादा बढ़ा करके बोल करना कोई चीज, तो बढ़ाने के सेंस में यहाँ पे जो मैंने रॉन्ग लगाया, कई लोगों को दिख सकता है मैग्नीफायर के सेंस में, लेकिन यही आंसर आपका करेक्ट होगा. ठीक, क्योंकि इनमें से इसका कोई भी सिनोनिम नहीं है. तो मैग्नीफाई इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, राइट. तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीफाई. दैट इज ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट देखो, रिप्लीट. रिप्लीट का मतलब क्या होता है बताओ. रिप्लीट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, हम बोलते हैं ना रिप्लीट. रिप्लीट करना यानी कि क्या कर देना, फुल, रेस्टफुल, ऑक्यूपाइड, काम या पुअर. तो हम जब किन्हीं चीजों को रिप्लीट करते हैं तो रिप्लीट का मतलब क्या हो जाता है, दैट इज फिल्ड और वेल सप्लाइड, है ना, विद समथिंग. दैट इज फिल्ड या वेल सप्लाइड with something, किसी चीज से पूरी तरीके से भरा हुआ, है ना. अब यहाँ पे दिया है पहला ऑप्शन रेस्टफुल. रेस्टफुल, रेस्ट से ही समझ जाओ कि एकदम रिलैक्सिंग मोड में, है ना, कोई चीज एकदम क्वाइटली और कामली आप करते हो तो उसे हम बोलते हैं रेस्टफुल. दैट इज हैविंग अ क्वाइट एंड सूदिंग क्वालिटी. क्वाइट एंड सूदिंग क्वालिटी. ऑक्यूपाइड मतलब एकदम फुल है कोई चीज, लेकिन फिल और टेक अप स्पेस और टाइम, फिल करना. और कोई चीज ऑलरेडी जो फुल है वही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा. काम क्या हो जाएगा, ये रेस्टफुल का सिनोनिम हो जाएगा. पुअर मतलब गरीब भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, करेक्ट. नेक्स्ट, फॉगो. जब हम फॉगो की बात करते हैं मतलब कोई चीज क्या है, कोई चीज क्या है, अगर फॉगो हम बोलेंगे तो फॉगो मीन्स क्या होता है. जब हम फॉगो की बात करते हैं, ये एक पहली बात तो वर्ब है, मतलब किसी चीज को एब्सटेन करना, टू एब्सटेन या कंट्रोल करना, किसी चीज को रोक लगाना किसी चीज पे,
या relinquish भी हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि टू स्टॉप समथिंग। फॉरगेट मतलब भूल जाना, अलग है। गिव अप मतलब छोड़ देना, तो ये भी अलग है। बैन मतलब जो चीजें लिमिटेड हैं, रिस्ट्रिक्टेड हैं, रेस्ट्रेन है ना, कंट्रोलेबल है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। बताओ करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड के बारे में बात करता है। तो गिव अप मतलब छोड़ देना, टू से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लीगली जब प्रॉबिट करते हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं। और फॉरगो मतलब चलो जाने दो, हटाओ, क्या करना है, कंट्रोल कर देना है, हम अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे कि ये चीज हमें नहीं करनी। तो जैसा कि मैंने ना, टू एब्सटेन मतलब कंट्रोल के सेंस में आता है, तो यानी कि आप अपने आप को कंट्रोल करके किसी और को कह रहे हो, यू लेट गो। फॉरगो बेसिकली आता है लेट गो के सेंस में, तो गिव अप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। 29 और 30 क्वेश्चन क्या है, आपको एंटोनिम यानी कि अपोजिट बताना है। चलिए भैया अपोजिट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी क्या होता है, क्या होता है एडवर्सिटी, कोई बताएगा? जब हम एडवर्सिटी की बात करते हैं, एडवर्सिटी मतलब क्या होता है, जो एडवर्स कंडीशंस होती हैं, दैट इज अनप्लीजेंट सिचुएशन या डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या बोलते हैं, अनप्लीजेंट या डिफिकल्ट सिचुएशंस। अब इसका जो कंफर्टेबल सिचुएशन होंगी वही आपका इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। देखो कैजुअलिटी, कोई चीज जो आप कैजुअली ले रहे हो, रॉन्ग है। कैलेमिटी, जैसे नेचुरल कैलेमिटी यानी कि जैसे नेचुरल डिजास्टर को भी हम बोलते हैं प्राकृतिक आपदा, तो कैलेमिटी इज रिलेटेड टू अ इवेंट दैट इज कॉजिंग ग्रेट डैमेज, है ना, या डिस्ट्रेस, कॉजिंग ग्रेट डैमेज। मिसफॉर्च्यून मतलब जो अनलकी होते हैं। प्रॉस्पेरिटी मतलब प्रॉस्पेरस, सक्सेस, अचीवमेंट, इससे रिलेटेड है। और रफनेस मतलब दैट इज वेरी मच हार्ड, राइट। तो अगर इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, रफनेस, हार्श, तो ये भी इसका रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्सिटी मतलब अनप्लीजेंट सिचुएशन और जहां पे आपको सक्सेस मिल जाए, अचीवमेंट मिल जाए, वो होता है प्रॉस्पेरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एंथुसियाज्म मतलब दैट इज वेरी मच एनर्जेटिक हैं आप, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं, है ना, एक ईगर एंजॉयमेंट है आपके अंदर कि आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, इंटरेस्ट है, अप्रूवल है ना, इंटेंस एंड ईगर एंजॉयमेंट फॉर समथिंग, तो वो होता है एंथुसियाज्म। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है फॉरवर। फॉरवर मतलब क्या होता है, जो एक इंटेंस और पैशनेट फीलिंग होती है, तो ये तो इसका सिनोनिम ही हो गया, है ना, पैशनेट फीलिंग, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक जब आप फील करते हो, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें एंटोनिम बताना है। बट इफ यू आर नर्वस, आपके अंदर बहुत ज्यादा क्या है, नर्वसनेस है ना, तो वो अलग हो गया इससे। बट एपैथी की अगर हम बात करेंगे, एपैथी मतलब व्हेन यू हैव अ लैक ऑफ इंटरेस्ट, आपको मजा नहीं आ रही, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए हम उसका यूज करते हैं एंटोनिम, दैट इज एपैथी, यानी वेयर देयर इज अ लैक ऑफ एंथुसियाज्म या इंटरेस्ट, राइट। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट एंटोनिम। जील यानी कि जेलस, जैसे हमने वर्ड पढ़ा है, तो ये भी आपका इंटेंस एंजॉयमेंट के बारे में बात करता है, और फेलियर तो सक्सेस का ही अपोजिट है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एपैथी, करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं क्या करना है। 31 से 35 तक के जो ये 5 क्वेश्चंस आपको आगे मिलने वाले हैं, यू हैव टू सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है उसमें कुछ पार्ट को अंडरलाइन करा गया है और उसमें आपको यह डिसाइड करना है कि ये करेक्ट है या नहीं। अगर करेक्ट नहीं है तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि जो उसको सब्स्टिट्यूट कर सके। लेकिन अगर ये करेक्ट है तो आप मार्क करेंगे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। बेसिकली सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है 5 जो आपको मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम
एनीबडी हैव एक्सप्लोर्ड इनटू दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब ये पहली बार है कि किसी ने इस चीज को या इस पार्ट को क्या किया है, एक्सप्लोर किया है। अब एक बात बताओ, एनीबडी वर्ड यूज किया हुआ है, तो जब हम बात करते हैं समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ये हमेशा आपके, पहली बात तो कैसे प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, और इनडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर काउंट होते हैं, है ना, हमेशा सिंगुलर काउंट होते हैं, इसीलिए इनके साथ जो हमारी वर्ब लगती है वो भी कैसी होती है, सिंगुलर होती है। तो एनीबडी यहां पे अगर हम देखें हैव एक्सप्लोर्ड इनटू दिस पार्ट, तो यहाँ पे सिंगुलर, एक्सप्लोर इज नॉट, यहाँ पे देखेंगे एनीबडी एक सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे हैव नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, सिंगुलर वर्ब, दैट इज हैज, ये करेक्ट हो जाएगा। प्लस यहाँ पे एक लिखा है एक्सप्लोर, जब आप किसी चीज को एक्सप्लोर करते हो तो ऑब्वियसली आप उसमें चीजों को काफी अच्छे से जानने की कोशिश करते हो। हम कहते नहीं कि एक्सप्लोर दिस, तो आप रिसर्च करने लगते हो, तो अब आप एक्सप्लोर का मतलब यू आर ट्रैवलिंग टू द प्लेस इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट इट, आप उसके बारे में सीखना चाहते हो। तो इनटू इसके साथ जो प्रपोजिशन है वो रॉन्ग है, नो प्रपोजिशन विल बी देयर, तो इसको करेक्ट है, एनीबडी हैज एक्सप्लोर्ड दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक, तो ये कहां दिया हुआ है, एनीबडी हैज एक्सप्लोर्ड दिस पार्ट, करेक्ट है। इनटू यहां लिख गया तो रॉन्ग है, यहां हैव ही लगा, यहां तो इज कर दिया, तो इसको जो करेक्ट कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1। तो इसका करेक्ट इंप्रूवमेंट कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में, राइट। चलो नेक्स्ट, द कॉज ऑफ द डिजास्टर, मतलब ये जो डिजास्टर हुआ है या आपदा जो आई है, इसका जो रीजन है, that has not yet known but an inquiry has been set up to find out what happened। ये इस डिजास्टर का रीजन तो सभी को पता है, बट इसका पता अभी तक नहीं चला है इसका रीजन क्या है, लेकिन एक इंक्वायरी बिठाई गई है कि इसका रीजन जो है वो पता लगाया जाए। अब एक बात बताओ, हैज, जो रीजन आपको नहीं पता है उसको आप पता लगाएंगे ना आगे जा करके, इंक्वायरी बैठाई गई थी, तो इज नॉट नोन होगा कि हैज नॉट नोन होगा। तो सेंटेंस जो एक्सप्रेस हुआ है वो प्रेजेंट पैसिव फॉर्म में है, किस में है, प्रेजेंट पैसिव फॉर्म में है, तो यहां पे आपको होना चाहिए था हैज की बजाय इज नॉट येट नोन, क्योंकि पैसिव में आपकी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये एकदम करेक्ट है। तो इज नॉट नोन होना चाहिए था, तो हैव आएगा नहीं, नो जैसा कुछ है ही नहीं, वॉजंट होना नहीं चाहिए था, तो बचा हमारे पास क्या, खाली ऑप्शन नंबर 4, जो इसको करेक्टली रिप्लेस करेगा, करेक्टली इंप्रूव करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एवरी ईयर आवर एसोसिएशन इज हैविंग अ मीटिंग टू इलेक्ट द ऑफिसर्स, ऑफिसर्स को सेलेक्ट करने के लिए मीटिंग हो रही है। हैविंग जब आपका सेंस आ जाता है तो वो एक पोजेशन के सेंस की बात करता है, तो जो वो पोजेशन के सेंस में जब बात करेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, पोजेशन, हैविंग मतलब यू आर हैविंग योर मील, आप कुछ खा रहे हो, ईटिंग के सेंस में आ जाएगा, तो इसलिए आईएनजी फॉर्म नहीं यूज होगा फॉर मीटिंग। एवरी ईयर आवर एसोसिएशन इज, और इज के साथ हैव भी नहीं आएगा, हमारी एसोसिएशन हर साल क्या करती है, दे हैड अ मीटिंग या दे हैज अ मीटिंग, तो हैज तो लगा सकते हैं, आर और हैविंग और आर तो आएगा नहीं, तो उससे हमारे पास इकलौता ऑप्शन बचता है जो उसको रिप्लेस करेगा, हर साल क्योंकि होती है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, हैज अ मीटिंग टू इलेक्ट दी ऑफिसर्स, ऑफिसर्स को सेलेक्ट या इलेक्ट करने के लिए हर साल क्या होती है, मीटिंग होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर, जो इसको करेक्टली इंप्रूव करेगा, यस और नो, ओके। चलो नेक्स्ट, 13 miners were trapped inside a coal mine due to flooding from a nearby river yesterday। आसपास की जो नदी है उससे क्योंकि फ्लड आ गया था, तो 13 माइनर जो है वो कोल माइन के अंदर क्या हो गए थे, फंस गए थे। अब 13 माइनर्स हैं, तो 13 माइनर्स सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो वर्ब भी नो डाउट आपकी क्या होगी, प्लूरल है। वर्ड ट्रैप्ड,
आप पैसिव वॉइस का एक्सप्रेशन भी कहीं ना कहीं दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस का भी एक्सप्रेशन अगर दे रहे हैं, क्योंकि यस्टरडे लिखा हुआ है, तो ये तो एकदम करेक्ट है। तो जब ये करेक्ट है तो ट्रैप्ड इनटू का कोई मतलब ही नहीं है, इनसाइड कोल माइन के अंदर फंस गए थे। इनटू मूवमेंट को शो करता है, इसलिए इनटू वाला यहाँ पे करेक्ट नहीं है। हैव का कोई सेंस ही नहीं है, यहाँ पे वर्ब ही गायब कर दी, यहाँ पे हैव बीन लगा दिया। तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, क्योंकि ये अपनी जगह पे एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी विनिंग अ प्राइज इन द आर्ट्स कॉम्पिटिशन, हर कोई प्राइज जीतना चाहता था, है ना। तो वॉन्ट्स टू बी विनिंग, क्या ये करेक्ट है? बी के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हर कोई जीतना चाहता है, तो एवरीबडी है, इसलिए ये सिंगुलर लग गई, क्योंकि ये सिंगल काउंट होता है। ठीक है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब भी लग गई। ठीक है, क्योंकि एवरीबडी एक ऐसा इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो हमेशा सिंगुलर काउंट होता है। तो एवरीबडी वांट्स टू विन और वांट्स टू बी विनिंग, या वांट्स टू हैव वन अ प्राइज इन द आर्ट्स कंपटीशन। तो वांट्स टू वन कई लोग कर देंगे, लेकिन यहाँ पे एक हैव की भी नीड है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि वांट्स टू हैव वन अ प्राइज, मतलब उनको मिल चुका है प्राइज इन द आर्ट्स कंपटीशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या करना है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडीएम इन द गिवन सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में जो ईडीएम है उसको अंडरलाइन कर दिया गया है, और आपको बताना है कि उसका मीनिंग क्या होगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ही हैज सेट अप हिज बिजनेस नाउ, उसने अब अपना बिजनेस बढ़िया से सेटअप कर लिया है, जमा लिया है। नाउ एज ही नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ इट। अब क्योंकि बिजनेस जब आप स्टार्ट कर लेते हो तो आपको पता होता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना, उसको हमें सब कुछ समझना चाहिए, उसकी हर एक डिटेल्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। तो जब बिजनेस आपने नया बिजनेस एस्टैब्लिश किया, अब आपको उसकी पूरी जानकारी पता लगने लगेगी, तो यूजफुलनेस तो होगा नहीं, इंपॉर्टेंस भी नहीं होगा, ऑब्वियसली इन्स एंड आउट्स ऑफ इट मतलब डिटेल्स ऑफ इट, उसकी बिजनेस की अब डिटेल्स उसको अच्छे से पता होंगी, क्योंकि उसने बिजनेस बढ़िया से सेटअप कर लिया है। ओके, तो डिटेल्स विल बी द करेक्ट आंसर टू बी फिटेड ओवर हियर। नेक्स्ट, अब आपको करेक्ट मीनिंग चूज करना है इस ईडीएम का। ये जो ईडीएम दिया हुआ है लीव इन अ लर्च, है ना, तो यहाँ पे लीव इन अ लर्च का मतलब क्या होगा? जैसे हमने बोला कि हिज एडवाइजर्स लेफ्ट हिम इन द लर्च व्हेन ही नीडेड देम द मोस्ट, मतलब जब उसको किसी की बहुत ज्यादा जरूरत थी तो उन्होंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो लीव इन अ लर्च का मतलब क्या होता है? किसी को ऐसी कंडीशन में छोड़ देना जहां पे वो एकदम उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी किसी की और हेल्प नहीं किया। तो हेल्पलेस सिचुएशन जब एक हो जाती है तो हम बोलते हैं लीव इन अ लर्च, यानी कि लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां पे आप टोटली अपने आप को हेल्पलेस पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 38 से 41 तक जब जो क्वेश्चन है वो ग्रामेटिकल एरर आपको फाइंड आउट करनी है जो सेंटेंस दिया है। ठीक, तो यानी कि आपका ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हो गया। चलिए फाइंड आउट करते हैं। इन दिस नॉवेल आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स विच मीनिंग आई डू नॉट नो। इस नॉवल में कुछ ऐसे वर्ड्स मेरे सामने आए जिनका मीनिंग मुझे नहीं पता। तो आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स विच मीनिंग। एक बात बताओ, विच किसके लिए हम यूज करते हैं? थिंग्स के लिए ऑब्वियसली। तो कहोगे मैम वर्ड्स भी तो थिंग है, लेकिन वर्ड्स के लिए हमें एक ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यानी रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए होगा, जो विच जो है एप्रोप्रिएट नहीं है। जिनके मीनिंग आपको नहीं पता थे तो उसके लिए आप यहाँ पे करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे हुज मीनिंग आई डोंट नो। जिनके मीनिंग मुझे नहीं पता थे तो यहाँ पे हुज सबसे करेक्ट होगा। तो एरर आपकी इस पार्ट में है, विच मीनिंग वाले में, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिस पार्ट में एरर है। ओके, चलो नेक्स्ट। टू माई पॉइंट ऑफ व्यू he shouldn't have behaved in such a manner, मतलब अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसको इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। तो टू माई पॉइंट ऑफ व्यू होगा या इन माई पॉइंट ऑफ व्यू? हम बोलते हैं ना इन माई ओपिनियन, टू माई ओपिनियन कभी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं हम? इन माई ओपिनियन, जो आपके अंदर ओपिनियन है, आप जो सोच रहे हो। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चीजें हैं, तो यहाँ पे टू नहीं होगा, क्या होगा? इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। और ये पॉइंट कहाँ दिया हुआ है? ये पार्ट दिया है ऑप्शन नंबर 3 में, तो यही पार्ट में एरर है, तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 3, सिंपल।
इजी था, यस और नो? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड मैन क्लाइंब्ड 7 फ्लोर्स विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल। बूढ़ा आदमी जो है लगातार 7वें माले तक चलता चला गया बिना किसी ज्यादा उसके एफर्ट लगे। तो एक बात बताओ, लिखा है हार्डली और यहां लिखा है नो, दोनों ही क्या हैं? नेगेटिव है। तो क्या डबल नेगेटिव्स आने चाहिए एक साथ? वी शुड अवॉइड डबल नेगेटिव्स किसी भी सेंटेंस में। इन अ सेंटेंस, भले में बोलने में बहुत अच्छा लग रहा हो, प्यारा लग रहा हो, हमें उसमें नहीं जाना है। हार्डली मतलब होता है समथिंग विच इज नथिंग। तो विद नो एफर्ट्स एट ऑल या हार्डली एनी एफर्ट्स, तो नेगेटिव के साथ अगर एक नेगेटिव सेंस आ जाए कि हार्डली एनी एफर्ट्स एट ऑल, तो सही हो जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो यहां से आप नो को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। रिमूव नो विद एनी। ठीक है, तो यहां पे ये दिया है 4th पार्ट में, तो इसी पार्ट में एरर है, तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाई वाज शी एंग्री विद हर सन? वो अपने बेटे से क्यों गुस्सा थी? WH टाइप ऑफ वर्ड है ना? तो इसका जो एक रूल होता है वो ऐसा होता है कुछ, WH वर्ड यानी कि व्हाट, वाई, हुम, हुज, इस तरीके के। फिर उसके तुरंत बाद आपकी आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट, देन आपकी आती है वर्ब, और देन आपका आता है ऑब्जेक्ट। यही करेक्ट स्ट्रक्चर होता है किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। किसी भी इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस का सीक्वेंस यही होता है। तो यहां लिखा है वाई, WH वर्ड, लेकिन ये आ गया यहाँ पे पहले सब्जेक्ट और बाद में आपके आ गई हेल्पिंग वर्ब, जो कि रॉन्ग है। तो पहले ये होना चाहिए था, तभी होना चाहिए था, यानी ये होना चाहिए था वाई वॉज शी एंग्री। तो यहां पे आ गया ये क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद आपकी आ गई हेल्पिंग वर्ब, फिर आपके उसके बाद आ गया सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद आपका आ गया वर्ब, और उसके बाद का है पूरा ऑब्जेक्ट विद हर सन। राइट? तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में है? इस पार्ट में है, तो इसी पार्ट को आप आंसर मार्क करेंगे क्योंकि इसी पार्ट में एरर थी। वाई शी वॉज। राइट? क्लियर? चलो नेक्स्ट। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। अब आपका आ गया है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन कि देखो यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड आपको फिल करना है। चलिए देखते हैं। आवर न्यू ऑफिस इज इक्विप्ड ऑल दी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इक्विप मतलब क्या होता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सारे चीजें हैं हमारे ऑफिस में, सारी जितनी भी टूल्स हैं, है ना, या कोई भी चीजें हैं, है ना, वो सारी इक्विप्ड हैं। तो जब अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग देखें इक्विप का मतलब, तो इक्विप का मतलब क्या होता है? टू प्रोवाइड समवन और समथिंग विद ऑब्जेक्ट्स दैट आर नीडेड टू पर्टिकुलर एक्टिविटी और पर्पस। किसी पर्पस के लिए जब कोई चीज जरूरी होती है, तो इक्विप के साथ जो करेक्ट प्रेपोजिशन आता है वो क्या आता है? हमेशा विद आता है। दैट इक्विप्ड विद ऑल दी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो बाकी सारे ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएंगे और विद वाला हम करेक्ट कर देंगे, ना कि फ्रॉम आएगा, ना अबाउट आएगा, ना बाय, ना इनटू। तो इक्विप्ड विद ऑल दी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, द असिस्टेंट इन द लाइब्रेरी पिक्ड अप द बुक्स फ्रॉम द टेबल्स। जो असिस्टेंट है लाइब्रेरी में, उसने सारी बुक्स को उठाया हर एक के टेबल से, एंड पुट बैक ऑन दी शेल्फ्स। तो बुक्स के लिए यहाँ पे आपको पुट के साथ कोई ऐसा वर्ड यूज करना है जो करेक्टली यूज हो जाए। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? पुट दे नहीं, सारी बुक्स को रखा है ना उसने, तो बुक्स के लिए क्या यूज करेंगे? एंड पुट इट्स बैक, इट्स नहीं हो सकता। पुट इट क्या हो सकता है बताइए? नहीं, पुट देम हम यूज करेंगे सारी बुक्स के लिए, क्योंकि असिस्टेंट रख रहा है। तो यहाँ पे आप कहोगे मैम बुक्स के लिए इट आ जाएगा, लेकिन इट यहाँ पे सिंगुलर है, और इट्स कर दोगे तो पुट के साथ करेक्टली फ्रेजल वर्ब नहीं बनेगा। तो पुट देम बैक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हम यहाँ पे करेक्टली फिल कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आई लुक्ड एट माई डैमेज्ड कार। मैंने अपनी डैमेज कार को देखा, एंड
हाउ मच इट वुड कॉस्ट टू रिपेयर इट, मतलब जो उसमें डैमेज था वो ये सोच रहा था कि भैया कितना इसका पैसा पड़ेगा रिपेयर का। तो डैमेज कार एंड वो सोच रहे हैं आप, तो सेंटेंस किस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सेंटेंस किस में, पास्ट इंडेफिनिट। ये तो कंफर्म है कि वंडर वर्ड ही आएगा, है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, तो आईएनजी हटा दो। ये सिंपल है, ये भी सिंपल है, वंडरफुल होगा नहीं, तो ऑब्वियसली आई वंडर्ड। ये तो सिंपल है कि आई लुक्ड एट माई डैमेज्ड कार एंड वंडर्ड हाउ मच इट वुड कॉस्ट टू रिपेयर इट। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म दैट इज वंडर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, यू विल नॉट बी अलाउड इन द फिल्म फेस्टिवल। आपको फिल्म फेस्टिवल में आपको परमिशन नहीं है। यू डू नॉट हैव अ फोटो आईडी प्रूफ, जब तक कि तुम्हारे पास आईडी प्रूफ नहीं होगा। तो कई लोग यहाँ पे अनलेस कर देंगे क्योंकि कंडीशन के लिए होता है, तो बट बेटा अनलेस यहाँ पे आप किस लिए यूज करते हो, जब आप एक कंडीशन देते हो, बट यहाँ पे एक ट्रू है दैट इन केस यू डू नॉट हैव अ फोटोग्राफ, तब आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इन केस मतलब इफ इट इज ट्रू दैट, है ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इन केस अगर तुम्हारे पास फोटो आईडी कार्ड नहीं होगा तो तुम्हें फिल्म फेस्टिवल में अलाउ नहीं किया जाएगा। बट हमेशा शो करता है कंट्रास्ट को, जब आप अपोजिट बातें कर रहे होते हैं। वेदर चॉइस को देता है, और बिफोर मतलब दैट इज अर्ली टाइम। ठीक, तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी इन केस। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यू हैव टू सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब यहां पे आपको ये देखना है कि यहां पे किसकी स्पेलिंग रॉन्ग दी हुई है। चलिए चेक करते हैं। तो पहला है ब्लिस्टर, ब्लिस्टर BLISTER, एकदम करेक्ट स्पेलिंग है। ब्लिस्टर का यहाँ पे मतलब क्या होता है, ये स्मॉल बबल्स होते हैं, जैसे जो स्किन फिल्ड विद सीरम से फिल्ड होती है, दैट इज कॉज्ड बाय फ्रिक्शन। तो हम इनको बोल सकते हैं क्या, बबल्स के फॉर्म में हम इनको यूज कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं क्या, और कुछ हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ब्लिस्टर को हम कई तरीके से, स्मॉल पॉकेट ऑफ फ्लूइड होता है एक्चुअली अपर स्किन लेयर्स में, स्मॉल पॉकेट ऑफ फ्लूइड, जिसमें क्या होते हैं, बबल्स होते हैं। ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉसम अगर देखोगे तो स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग नहीं दिख रही, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, BLOSSOM। मेरे ख्याल से तो यही होती है, आप लोगों के ख्याल से क्या होती है जरूर मुझे बताइए। तो ब्लॉसम की स्पेलिंग यही होती है। ठीक है, जिसका मतलब होता है दैट इज अ फ्लावर, एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये मास ऑफ फ्लावर्स, है ना, बहुत ज्यादा तादाद में जब आपका फ्लावर्स होते हैं तो उन्हें ब्लॉसम्स बोलते हैं। ब्लाइंड मतलब सभी को पता है, द पर्सन हु कैन नॉट सी। ब्लेमिश, ब्लेमिश हम किसको बोलते हैं, एक आपका स्मॉल मार्क या दाग या धब्बा के सेंस में यूज करते हैं, है ना, जो किसी चीज का अपीयरेंस खराब कर देती है, तो स्मॉल मार्क हम बोल सकते हैं। और एटिकेट यानी कि जो तौर तरीके होते हैं, मैनर्स होते हैं, उनको बोलते हैं। तो यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज ब्लॉसम। नेक्स्ट, इनमें कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है, एस्टिमेट। एस्टिमेट मतलब आप कहते हैं ना कि अपना एस्टिमेट बना लो भैया, यानी कि एक कैलकुलेशन। एसेंशियल की स्पेलिंग देखते ही देखो रॉन्ग लग रही है, क्योंकि ESSENTIAL होता है, ना कि C होता है। एसेंशियल मतलब समथिंग विच इज ऑफ इंपॉर्टेंस, है ना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं। एस्टीम, एस्टीम की स्पेलिंग भी करेक्ट है। एस्टीम का मतलब क्या होता है, दैट इज रिस्पेक्ट और एडमायरेशन, प्रशंसा के काबिल जो हो, जिसकी इज्जत की जा सके। एस्टैब्लिश यू ऑल नो, इटर्नल भी आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है ऑप्शन नंबर 2 एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब आपको बताना है एंटोनिम। एंटोनिम यानी कि अपोजिट, बहुत ही आसान सा शब्द है, दैट इज हॉलो। हॉलो मतलब कोई चीज जो खाली होती है ना, हॉलो जो चीज क्या होती है, खाली जगह जैसे हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हॉलो। और अगर हम हॉलो का मीन देखें, दैट इज अ होल और एम्प्टी स्पेस। तो एम्प्टी स्पेस का एंटेनिम क्या होगा बताइए, या लो एरिया, यानी कि कह सकते हैं ना बहुत ज्यादा लो एरिया हो, तो इसका एंटेनिम क्या हो जाएगा बताओ। ये तो क्या हो गया इसका,
वैकेंट, एम्प्टी स्पेस, ये तो सिनोनिम हो गया। नैरो मतलब एकदम पास होना, यानी स्मॉल विथ इन रिलेशन। शैलो, अगर हम शैलो की बात करें, एक थोड़ी सी गहराई के बारे में बात करता है, लिटिल डेप्थ। सॉलिड, एकदम हार्ड जो हो कोई चीज, है ना, कोई चीज जो हार्ड हो तो वही इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। रिच तो अमीर को बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हैरिस, हैरिस का सिनोनिम, हैरिस मतलब क्या होता है, जब आप किसी को बहुत ज्यादा इरिटेट कर देते हो, अनॉय कर देते हो, शर्मिंदा कर देते हो किसी को, तो टू अनॉय समवन। ठीक, रिफ्यूज मतलब किसी चीज को मना करना या डिनाई करना। बॉदर मतलब किसी को परेशान करना, है ना, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। हेल्प मतलब किसी की मदद करना, ठीक है। फिर केयर मतलब किसी की केयर करना। डिफेंड करना मतलब अपने आप को बचाना। तो हमें बताना क्या था, सिनोनिम ही बताना था, तो सिनोनिम दिया हुआ है बॉदर, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द ब्लैंक। कौन सा वर्ड आएगा, यू हैव ट्रेवल्ड अ लॉन्ग वे, बहुत लंबे रास्ते से चल के आए हो। यू मस्ट बी टायर्ड, ये तो हमें मुंह पे रटा होता है, जो एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन देता है व्हेन समथिंग इज एक्सपेक्टेड, कि भैया तुम इतना लंबा सफर करके, ऑब्वियस सी बात है कि टायर्ड हो गए। तो शुड तो सजेशन को देता है, तो यार सजेशन जैसा कुछ नहीं है। कुड परमिशन के लिए हो सकता है, सजेशन के लिए भी हो सकता है। मस्ट लेकिन समथिंग इज मैंडेटरी, है ना, मैंडेट है। और कैन और डिड होगा नहीं, तो मस्ट बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट यू मस्ट बी टायर्ड, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हम मार्क कर देंगे, ऑप्शन नंबर 3 एज अ करेक्ट आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज डिस्कशन। नेक्स्ट एसटी डिस्कशन के साथ हम मिलेंगे, जो कि होगा 50 नंबर। टिल देन, थैंक यू।